नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 2 और आज का टॉपिक रहेगा समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स। तो चलिए हम लोग पहला समुच्चय के प्रकार में पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट क्या होता है? रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी तत्व न हो, एक भी एलिमेंट न हो, एक भी अवयव न हो, उस तरह के सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। कोई ऐसा समुच्चय जो असंभव गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा समुच्चय हो जो असंभव गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो वह समुच्चय जो है वह रिक्त समुच्चय होगा, वह सदैव रिक्त समुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? शून्य हो, जीरो हो, उस तरह के समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से दिखाते हैं, केवल फाई से दिखाते हैं। अच्छा है, मझले कोष्टक से दिखाते हैं, ठीक है ना। और इस कोष्टक के अंतर्गत हम कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई तत्व होते ही नहीं है, तो हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर, यह एक समुच्चय है। तो कैसा समुच्चय है भाई? मान लीजिए इस समुच्चय को हम ए से दिखाते हैं और मझले कोष्टक में हम तत्वों को लिखेंगे ना। तो इस समुच्चय में कितने तत्व हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर कौन है? कोई नहीं है। 26 अक्षर होते हैं, 27वां अक्षर यानी कि असंभव गुण है। तो इसलिए यह जो है वह रिक्त समुच्चय होगा। तो केवल मझले कोष्टक से लिख दीजिए या केवल किससे लिख दीजिए? फाई से लिख दीजिए। ऐसे ही ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्ग 0 हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्ग 0 मैंने लिखा है। क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्ग करने पर 0 आएगा? कोई नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। किसका वर्ग 0 होता है? तो 0 का वर्ग 0 होता है। ये तो बात सही है, लेकिन मैंने कहा है कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यह समुच्चय भी क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। और भी एग्जाम्पल मैं देता हूं रिक्त समुच्चय का। ये x such that x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर, मैं लिख देता हूं x स्क्वायर बराबर -4 x बिलोंग इन R। ये मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है? यक्स यानी कि इस सेट में तत्व है, यक्स तत्व है, और यक्स का गुण क्या है कि उसका वर्ग करने पर -4 आ रहा है, और यक्स जो है वह वास्तविक संख्या है। क्या किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर निगेटिव आता है? नहीं। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर हमेशा हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है
कि यक्स एक वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग करने पर निगेटिव आ रहा है, ऐसा असंभव है। असंभव गुण को प्रदर्शित करने वाला जो समुच्चय होता है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। चलिए, तो आपने रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या यह रिक्त समुच्चय है? नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि मझले कोष्ठक के अंदर जीरो है, इसका एक तत्व तो जीरो है। आप याद रखिएगा, मैंने शुरू में मैंने बताया था कि समुच्चय के तत्वों को मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। तब मझले कोष्ठक के अंतर्गत यह लिखा गया है तो तत्व है, और इसमें एक तत्व जीरो है, तो रिक्त समुच्चय होगा नहीं। इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें एक तत्व है। ठीक है ना? तो यह एकल समुच्चय है, न कि रिक्त समुच्चय है। ये बताइए, यह क्या रिक्त समुच्चय है? नहीं, क्योंकि यह अक्षरों का संग्रह, इसमें एक अक्षर फाई है, तो इसलिए यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है। इसका एक तत्व क्या है? फाई है, तो इसलिए यह एकल समुच्चय है। यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय। क्यों? क्योंकि यह जो बड़ा मझला कोष्ठक दिखा रहा है वह सेट को प्रदर्शित करने का तरीका है, जबकि यह जो मझला कोष्ठक है वह इस सेट के एक तत्व को बता रहा है, इसलिए यह एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय केवल ऐसे रहेगा, अच्छा है, मझले कोष्ठक के अंतर्गत कोई भी तत्व नहीं लिखा जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एकल समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक तत्व हो, ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या एक हो, उस तरह के सेट को हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। यानी एकल समुच्चय में तत्वों की संख्या कितनी होती है? केवल एक होती है। तो जिस समुच्चय में तत्वों की संख्या एक होती है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। पहला उदाहरण, ये देखिए, एक समुच्चय मैंने लिखा है, गुण विधि में लिखा है ना ये समुच्चय को। तो यक्स सच डेट यक्स -4 बराबर 5 यक्स बिलोंगिंग n, यानी कि यक्स जो है वह क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या आएगा? इसको जरा हल कीजिए। यक्स, ये -4 है, इधर जाएगा 5 4 9, यह प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो अब इसको मैं तालिका विधि में लिख देता हूँ। इसमें कितने तत्व आएंगे? यक्स का मान केवल एक ही आ रहा है ना। तो बताइए इस सेट में कितने तत्व मिले? एक तत्व मिले, तो यह क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा, एकल समुच्चय होगा। यह मैंने गुण विधि में लिखा है, यह मैंने किस में लिखा है? तालिका विधि में लिखा है। इस तरह से और भी मैं सेट बना सकता हूं, और एक बना देता हूं, देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बी से पहले आने वाले अक्षरों का संग्रह यानी कि समुच्चय। तो एक बात बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से पहले कितने अक्षर आते हैं?
तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी से पहले केवल क्या आता है, ई आता है, केवल एक अक्षर आ रहा है। तो इस सेट को मैं ए से दिखा दूं तो केवल एक ही तत्व आएगा ना ये, तो इसलिए यह क्या होगा, एकल समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो आपने एकल समुच्चय पढ़ा, रिक्त समुच्चय पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। एकल समुच्चय में तत्वों की संख्या 1 होती है और रिक्त समुच्चय में तत्वों की संख्या 0 होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या क्या हो, सीमित हो। तो जिसमें तत्वों की संख्या सीमित होती है उस तरह के सेट को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या अंत तक गिना जा सके, उसमें वह जो समुच्चय होता है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तो याद रखिए परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या सीमित हो, जिसमें तत्वों की संख्या अंत तक गिनी जा सके, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए मैंने एक समुच्चय लिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, समुच्चय। अब इस समुच्चय में कितने तत्व होंगे देख लीजिए। इस समुच्चय को ये से मैं देखता हूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 स्वर है। तो क्या आप तत्वों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं, गिनती कर पा रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ऐसे ही भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, राज्यों का समुच्चय। तो क्या भारत में कितने राज्य हैं आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो भारत में राज्यों का समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय है। भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय, आप बता सकते हैं कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं। तो आप बता सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपतियों का समुच्चय है वह परिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय याद रखिएगा कि जिसमें तत्वों की संख्या क्या हो, सीमित हो, जिसमें तत्वों की संख्या अंत तक गिनी जा सके, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कार्डिनल नंबर क्या होता है। परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, कार्डिनल संख्या क्या होती है। तो परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी समुच्चय में, किसी परिमित समुच्चय में जितने तत्व होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं, जितने अवयव होते हैं, उस तत्वों को, उन तत्वों की संख्या को हम उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहते हैं। जैसे एक समुच्चय है ए, इसमें कितने तत्व हैं, n। एक समुच्चय हमने ए लिया है और उसमें कितने तत्व हैं, n। तो ए की जो कार्डिनल संख्या है वह किससे दिखाया जाएगा, n a से दिखाया जाएगा, ठीक है ना। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने तत्व हैं बताइए, n तत्व हैं। यह n दिखाया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, यह n तत्वों की संख्या है, ठीक है।
जैसे कन्फ्यूजन ना हो तो मैं एक अलग उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कोई सेट ए है, इसमें तत्वों की संख्या मान लीजिए पी है, हाँ, तो कार्डिनल संख्या को हम किससे दिखाएंगे? एन ए। एन ए माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल संख्या बोलते हैं। कितनी है? पी के बराबर है। तो कार्डिनल संख्या से आप क्या समझते हैं? किसी सेट में जितने तत्व रहेंगे उन तत्वों की संख्या को, उस समुच्चय का हम कार्डिनल संख्या कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की गिनती अंत तक नहीं की जा सके, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या असंख्य हो, जिसमें तत्वों की गिनती अंत तक नहीं की जाए, गिनते जाएं लेकिन तत्वों की गिनती समाप्त न हो, इस तरह के समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए n है, तो क्या आप प्राकृतिक संख्याओं की गिनती अंत तक कर सकते हैं? प्राकृतिक संख्याओं की गिनती आप अंत तक नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। उसी तरह से पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वह भी अपरिमित समुच्चय है। परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वह भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वह भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट्स। समतुल्य समुच्चय कहते किसे हैं? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है। यदि ए की कार्डिनल संख्या बी के कार्डिनल संख्या के बराबर हो, कार्डिनल संख्या माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, तो दो सेट समतुल्य सेट कब कहे जाते हैं? समतुल्य समुच्चय कब कहे जाते हैं? जब पहले सेट में तत्वों की संख्या और दूसरे सेट में तत्वों की संख्या बराबर हो, तो दोनों सेट समतुल्य समुच्चय कहे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, एक सेट मैंने ये लिया है, एक सेट मैंने ये लिया है। बताइए ए की कार्डिनल संख्या कितनी है? n है, माने ए में कितने तत्व हैं? 5। बी में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 तत्व हैं। तो ए की कार्डिनल संख्या बी के कार्डिनल संख्या के बराबर है, तो ये दोनों समतुल्य समुच्चय कहे जाएंगे। समतुल्य समुच्चय में तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि तत्व एक ही होने चाहिए, बस तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि तत्वों की संख्या समान है तो वह समतुल्य समुच्चय कहा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय या विसंगित
विसंगत समुच्चय क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, विसंगत समुच्चय क्या होते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे दो सेट हो ए और बी, इन दोनों सेट में एक भी तत्व कॉमन न हो, ए और बी में कोई भी ऐसा तत्व न हो जो दोनों में हो, यानी कि दोनों समुच्चयों में कोई भी तत्व कॉमन न हो, उभयनिष्ठ न हो, तो इस तरह के समुच्चय को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, विसंगत समुच्चय कहते हैं। तो विसंगत समुच्चय से क्या समझते हैं, जब दो तत्वों में एक भी तत्व उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो, उस तरह के समुच्चय को हम विसंगत समुच्चय बोलते हैं। सम समुच्चय, सम समुच्चय, सम समुच्चय या समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। सम समुच्चय क्या होते हैं या समान समुच्चय, यदि दो तत्व ए और बी, दो सेट ए और बी हो, ए के सभी तत्व बी में हो और बी के सभी तत्व ए में हो, तो दोनों समुच्चय सम समुच्चय या समान समुच्चय कहे जाते हैं। यानी कि जो तत्व ए में हो वही तत्व बी में होना चाहिए, तो इस तरह के समुच्चय को हम सम समुच्चय कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक सेट मैंने ये लिया है, एक सेट मैंने बी लिया है, एक सेट, याद रखिएगा कि समुच्चय के तत्वों को का क्रम बदल दिया जाए तो समुच्चय बदलता नहीं है। ए और बी को देखिए, इसमें 3 तत्व हैं, इसमें भी 3 तत्व हैं, तो ए और बी क्या होंगे, समतुल्य समुच्चय होंगे। क्यों? क्योंकि तत्वों की संख्या क्या है, समान है। तो जिसमें तत्वों की संख्या समान होती है उसे हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अब एक बात बताइए कि क्या दोनों समुच्चयों में कोई तत्व कॉमन है, तो दोनों समुच्चय में कोई तत्व कॉमन नहीं है, तो ए और बी ये असंयुक्त भी कहे जाएंगे, असंयुक्त यानी कि विसंगत हो गए, ठीक है ना, समतुल्य हैं। अब बताइए ए बी सम है कि बराबर हैं कि नहीं, समान है कि नहीं। समान समुच्चय को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, यदि ए के सभी तत्व बी में होंगे, बी के सभी तत्व ए में होंगे, तो हम ए बराबर बी लिखते हैं और ए समान समुच्चय है बी का, ऐसे। तो क्या ए और बी समान समुच्चय है, नहीं, ठीक है। अब देखिए ए और सी को ले लीजिए, क्या ए के सारे तत्व बी में है, ए सी में है, और सी के सारे तत्व ए में है कि नहीं। ए को लेना है और सी को लेना है। देख लीजिए, ए के सारे तत्व सी में हैं, हाँ है, और सी के सारे तत्व ए में हैं। ए के देखिए सारे तत्व सी में, सी के सारे तत्व ए में। तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी दोनों कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय है। लेकिन ए और बी ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो आपने पढ़ा कि समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय कहते किसे हैं। तो फिर एक बार समझ लीजिए, सम या समान समुच्चय किसे कहते हैं, दो समुच्चय हों, ए के सारे तत्व बी में हो, बी के सारे तत्व ए में हो, तो समान समुच्चय कहते हैं। यदि ए और बी इसमें तत्वों की संख्या समान हो तो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। समतुल्य समुच्चय को ऐसे दिखाया जाता है और पढ़ा क्या जाएगा, ए इक्विवेलेंट टू बी,
यानी कि ए और बी दोनों क्या है, समतुल्य समुच्चय हैं। और असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, यदि दो समुच्चय हो जिसमें एक भी तत्व कॉमन न हो तो उस तरह के समुच्चय को हम लोग असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो आपने पढ़ा असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय हम कहेंगे किसे, यदि दो समुच्चय ए और बी हो, यदि दो समुच्चय ए और बी हो, ए के सभी तत्व बी में हो, यदि दो समुच्चय ए और बी हो, ए के सभी तत्व बी में हो, बी में हो, ठीक है, तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ए सबसेट क्या हो, बी, ऐसे ए सबसेट बी। इसका मतलब क्या है कि ए के सारे तत्व किस में हैं, बी में है। तो उपसमुच्चय किसे कहते हैं, यदि दो समुच्चय एक ए एक बी हो, ए के सभी तत्व बी में हो, तो हम ए को बी का उपसमुच्चय बोलते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। और प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, ए सबसेट बी। यदि ए सबसेट बी नहीं है तो हम ऐसे लिखते हैं, ए डज नॉट सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय किसे कहते हैं, यदि ए के सभी तत्व बी में हो तो ए को हम बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय को ये दिखाने का तरीका है, पढ़ते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का, यानी कि ए सबसेट बी। यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो बीच में से काट देते हैं, ठीक है ना, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब आगे देखिए, एक बात मैं बताता हूं आपको, यदि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यक्स जो है ए का तत्व रहेगा तो वह किसका तत्व रहेगा, बी का भी तत्व रहेगा। यानी कि जो तत्व ए में रहेंगे वे तत्व किस में रहेंगे, बी में रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ा है कि ए के सारे तत्व किस में होते हैं, बी में होते हैं। एक बात ये आपने पढ़ा। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि यदि ए बराबर बी है तो इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है। यानी कि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं। ऐसा कब हो सकता है, जब पहला वाला दूसरा का उपसमुच्चय हो और दूसरा वाला पहले का उपसमुच्चय हो, तो अब जाकर दोनों समुच्चय समान समुच्चय होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय कहते किसे हैं, और इसी में मैं आपको बता देता हूं उचित उपसमुच्चय। उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, और सुपरसेट, अधिसमुच्चय, सुपरसेट। अधिसमुच्चय किसे कहते हैं, सुपरसेट।
उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, समझिए। कंफ्यूज तो बहुत लोग हो जाते हैं, ए सबसेट बी में और ए प्रॉपर सबसेट बी में बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन आपको समझना है क्या दिक्कत होती है। जैसे एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, यदि ए के सारे तत्व बी में हो तो आपने कहा है कि ए को हम बी का उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है। यहां पर भी वही बात है, यदि ए के सारे तत्व बी में हो लेकिन इस बात की गारंटी हो कि बी के सारे तत्व ए में न हो। उपसमुच्चय में ऐसा कोई गारंटी नहीं था, इसीलिए वैसे हम दिखाते हैं। लेकिन ए के सारे तत्व बी में हो और कोई आपको गारंटी दे, इस बात की निश्चित हो, यह बात निश्चित हो कि बी के सारे तत्व ए में नहीं है, तो हम ए प्रॉपर सबसेट है बी, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब एक बार और समझिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। इसका मतलब है ए के सारे तत्व बी में होंगे, लेकिन बी के सारे तत्व में ए में होंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए इसको उपसमुच्चय बोलते हैं। इसको उचित उपसमुच्चय क्यों कहते हैं, ए के सारे तत्व तो बी में होंगे लेकिन बी के सारे तत्व ए में नहीं होंगे, यानी बी में अधिक समुच्चय होंगे, ए में कम। तो इसको हम पढ़ते ऐसे दिखाते हैं, इसको पढ़ते क्या है, ए प्रॉपर सबसेट है बी, यानी बी को हम ए का अधिसमुच्चय बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं, और ए को बी का क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। तो क्या आपने समझा, यदि दो सेट ए और बी हो, ए के सारे तत्व बी में हो लेकिन इस बात की गारंटी हो कि बी के सारे तत्व ए में नहीं है, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय बोलते हैं और बी को ए का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझ लिया जाए, उदाहरण द्वारा समझ लिया जाए। जैसे देख लीजिए, जैसे देख लीजिए दो समुच्चय हैं, एक ए है एक बी है। ए में मैं ले लेता हूं ये 1 2, बी में मैं ले लिया 1 2 3। देखिए ए प्रॉपर सबसेट यहाँ पर बी कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि ए के सारे तत्व बी में हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है आपको कि बी के सारे तत्व ए में नहीं है, तो बी जो है वह ए का अधिसमुच्चय कहा जाएगा और ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा। लेकिन एक समुच्चय मैं ये ले लूं, ये है, मान लीजिए एक बी ले लिया 3 2 1, ए के सारे तत्व बी में हैं, ठीक है। तो ए के जब सारे तत्व बी में हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट बी, ठीक है ना। और बी में ए से अधिक तत्व नहीं है, तो इसलिए हम ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं लिख सकते हैं, बी में अधिक तत्व होना चाहिए, ठीक है। ए के सारे तत्व बी में होना चाहिए, लेकिन बी के सारे तत्व ए में नहीं होंगे तो प्रॉपर सबसेट हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए के सारे तत्व बी में हैं, ठीक है, और बी में अधिक तत्व नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे दिखाएंगे। आज जब गारंटी मिल जाएगी कि नहीं बी में अधिक तत्व हैं, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे उज्ज्वल जो YouTube चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को आप कमेंट करके बताएं, और हमारे जो YouTube चैनल है उसको आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।